Hello students, chapter number 2 dual effect of transaction and types of account स्टैंडर्ड 11 में अकाउंट का ये सेकंड चैप्टर है। इसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो पहले ही अपलोड कर लिया था। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन, नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन का बीच के डिफरेंस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इकोनॉमिकल जो ट्रांजेक्शन है उसको हम कैश और क्रेडिट में डिवाइड कर सकते हैं। तो कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बारे में जानने के लिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन अवेलेबल है, डिफरेंस बिटवीन कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या है? नॉर्मली अगर आप ये वर्ड रीड करते हो ना तो आपको मालूम तो हो ही जाएगा कि कैश ट्रांजेक्शन क्या है। अगर आप मार्केट में से कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो तो परचेज के दौरान आपको क्या करना होगा, उसे अमाउंट पे करनी होगी। आप डायरेक्टली उसे पेमेंट कर दे रहे हो तो उसे कैश ट्रांजेक्शन बोलने जाएगा। और अगर आप मार्केट में गुड्स सोल्ड आउट कर रहे हो तो सोल्ड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको कैश प्राइस मिलने वाली है। इट मीन्स मीनिंग क्लियर है कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें आप या तो कैश पेमेंट कर रहे हो या फिर कैश रिसीव्ड कर रहे हो ऑन द स्पॉट डायरेक्टली, तो उसे कैश ट्रांजेक्शन बोल सकते हो। आप देख सकते हो या डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, अ ट्रांजेक्शन इन विच एन एक्सचेंज ऑफ कैश टेक्स प्लेस इज नोन एज कैश ट्रांजेक्शन। सबसे सिंपल फर्स्ट पॉइंट, अ ट्रांजेक्शन इन विच एन एक्सचेंज ऑफ कैश, जो भी चीज़ आप परचेज कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो उसके एक्सचेंज में कैश टेक्स अ प्लेस। इसका मतलब कि कैश के सामने उस चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, बस उस ट्रांजेक्शन को आप कैश ट्रांजेक्शन बोल सकते हो। इन सच ए ट्रांजेक्शन वन अकाउंट इज डेफिनेटली रिलेटेड टू कैश और बैंक। कैश ट्रांजेक्शन हो तो उसका एक अकाउंट कंपलसरी आपको कैश या फिर बैंक में लिखना पड़ेगा ही। थर्ड, कैश ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक और पेटी कैश बुक। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन हो तो इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन को आपको बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है, लेकिन अगर नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन हो तो आप बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन में ही होता है कैश और क्रेडिट। तो अब रिकॉर्ड करना है तो किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे? बुक यानी कि जो भी आप कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को सेपरेटली लिख रहे हो। यस, तो कैश ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक और पेटी कैश बुक। कैश बुक और पेटी कैश बुक हमारे फर्स्ट पार्ट में एक चैप्टर्स ही है, तो हम नेक्स्ट जब चैप्टर सीखेंगे तो उसके लिए भी डिटेल हो जाएगी, लेकिन आपको सिर्फ इतना तो मालूम होना चाहिए, दैट इज़ वन टाइप ऑफ इंडेक्स। वरना आपको मालूम हो ही जाएगा जब आप फर्स्ट पार्ट का चैप्टर नंबर 6 एंड 7 देखोगे तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा ये कैश बुक क्या है, पेटी कैश बुक क्या है, परचेस बुक क्या है, सेल्स बुक क्या है। लेकिन सिर्फ आप लोगों को अब इतना मालूम होना चाहिए कि कैश ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक और पेटी कैश बुक। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, सेकंड पॉइंट क्लियर, थर्ड पॉइंट क्लियर। फोर्थ पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन। आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि ये कैश ट्रांजेक्शन है? इन सच अ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइज दैट इट इज़ फॉर कैश। तो उस ट्रांजेक्शन में क्लियर लिखा होगा कि कैश। अगर ट्रांजेक्शन में क्लियर लिखा हो कैश तो वो कैश ट्रांजेक्शन ही है। और देर इज़ नो मेंशन अबाउट कैश और नेम ऑफ पर्सन। कैश क्लैरिफिकेशन हो तो मालूम हो ही गया कि उसमें कैश ट्रांजेक्शन है, लेकिन अगर उसमें कैश क्लैरिफिकेशन नहीं है एंड नेम का कोई भी पर्सन का नेम भी क्लैरिफाइड नहीं किया गया है, देर इज़ नो मेंशन अबाउट कैश और नेम ऑफ पर्सन, पर्सन का नाम भी नहीं है और कैश ट्रांजेक्शन भी क्लैरिफाइड नहीं किया गया, तो भी वो कैश ट्रांजेक्शन ही रहेगा। अगर वो पर्सन का नाम क्लैरिफाइड कर देना तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, नो डेप्ट इज क्रिएटेड ड्यू टू कैश ट्रांजेक्शन। नो डेप्ट, डेप्ट का मीनिंग आप लोगों को क्लियर मालूम है। अगर कोई अमाउंट ना मिलने, फ्यूचर में मिलने वाली है, अगर ना मिले तो उसे बैड डेप्ट बोल सकते हो। लेकिन अगर कैश ट्रांजेक्शन हो गया तो इसका मतलब नो डेप्ट इज क्रिएटेड, का आपको अभी अमाउंट मिल गई है या फिर आप अभी अमाउंट आपने पे कर दी है, तो नो डेप्ट इज क्रिएटेड ड्यू टू कैश ट्रांजेक्शन। तो कैश ट्रांजेक्शन के बारे में हम लोगों ने मीनिंग देखा, कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, वन अकाउंट इज डेफिनेटली इफेक्टेड, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और आया नो डेप्ट इज क्रिएटेड ड्यू टू कैश ट्रांजेक्शन। अब हम देखते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बारे में। यस, उसमें भी 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अब जब कैश ट्रांजेक्शन हमें मालूम था कि जिसमें एक्सचेंज ऑफ कैश इज देयर, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या है,
देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ कैश। जिस ट्रांजेक्शन में आप बोल दो कि आपको अमाउंट पे करनी है, वो आप अमाउंट पे करने वाले हो आफ्टर 2 मंथ्स, या फिर आपको अमाउंट मिलने वाली है आफ्टर 2 मंथ्स, तो वैसे ट्रांजेक्शन को आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोल सकते हो। क्रेडिट ट्रांजेक्शन की वजह से डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का रिलेशन है वो डेवलप होता है। या फिर आप बोल सकते हो कि आप बुक्स में डेटर्स और क्रेडिटर्स लिख रहे हो। चलो तो हम देख लेते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या है। अ ट्रांजेक्शन इन विच नो एक्सचेंज ऑफ कैश टेक्स प्लेस इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नो एक्सचेंज ऑफ कैश, कि जिस ट्रांजेक्शन में कैश का कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है, इसका मतलब कि कैश की एक्सचेंज अभी नहीं हो रही है, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 वीक, ड्यूरेशन फिक्स हो जाए कि आप बाद में पेमेंट कर दोगे, बाद में अमाउंट रिसीव होने वाली है। नो एक्सचेंज ऑफ कैश टेक्स प्लीज, तो उसे आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोल सकते हो। अब जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो उसका वन इफेक्ट डेफिनेटली रिलेटेड विद पर्सन। तो इन सच अ ट्रांजेक्शन वन अकाउंट अफेक्टेड इज ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन के साथ एसोसिएटेड रहेगा या फिर उसका नेम लिखना कंपलसरी हो जाएगा। थर्ड, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, सेल्स बुक, गुड्स रिटर्न बुक और इन जर्नल बुक। तो आपको मालूम था ना कैश ट्रांजेक्शन आप कहाँ लिखते थे, कैश ट्रांजेक्शन लिखते थे कैश बुक और पेटी कैश बुक में। तो इसी तरह क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो तो उसके लिए भी सेपरेट बुक्स है ही, परचेस बुक है, सेल्स बुक है, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न यानी गुड्स रिटर्न बुक और इन जर्नल प्रॉपर। इसके बारे में आप जितना आगे पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा क्लियर रहेगा, क्योंकि ये है सब्सिडरी बुक्स है। तो चैप्टर नंबर 6 में और चैप्टर नंबर 8 में उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा क्लैरिफिकेशन है। इन सच ट्रांजेक्शन दिस इज ओनली नेम ऑफ पर्सन विदाउट स्पेसिफाइंग दैट इट इज़ ए कैश। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्सन का नेम लिखा हुआ हो और केस क्लैरिफाइड ना हो तो वो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एंड ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजेक्शन डेब्ट इज क्रिएटेड, ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजेक्शन डेब्ट इज क्रिएटेड, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन में ही ऐसा हो सकता है कि अगर कोई पर्सन पेमेंट आपको ना करे तो आपको डेब्ट रह जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि आपने गुड्स सोल्ड आउट किया है 50,000 रुपीज़ का डिफरेंट 10% को, तो ऐसा हो सकता है कि 9% तो आपको फुल्ली पेमेंट कर भी दे। एक पर्सन ऐसा है जो आपको फुल्ली पे नहीं कर रहा है, 50% अमाउंट दे रहा है या फिर 25% अमाउंट दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। द डेब्ट इज क्रिएटेड ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्योंकि आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से शायद आपको अमाउंट ना मिले। यस, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में ये वन रिस्क है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा सेलिंग करने के लिए आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो प्रो एंड कॉन्स यानी कि कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। कैश ट्रांजेक्शन में ऐसा भी होता है कि आप लोगों को पैसे तुरंत लेने के लिए आप उसे डिस्काउंट भी देते हो, तो कई बार ऐसा बेनिफिट मिलता है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन में अगर आप डिस्काउंट ना दो तो भी चलेगा। रीज़न क्योंकि आपको पेमेंट अब नहीं मिल रहा है, थोड़ा समय बाद मिलने वाला है। यस, तो दैट इज़ एन डिफरेंस बिटवीन कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आपकी बुक में आप लोगों को ये लिखना भी है और समझना भी है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोल ही सकते हो। एंड अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमने कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन देखे तो उसके रिलेटेड, और बिजनेस ट्रांजेक्शन देखे तो उसके रिलेटेड कुछ MCQs मैंने बनाए हुए हैं। टेक्स्ट बुक में ही ये MCQ है। फर्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज़ नॉट एप्लीकेबल टू इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। तो इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन यानी वो ट्रांजेक्शन जो आप बुक्स में लिख रहे हो। तो कैश ट्रांजेक्शन डेफिनेटली इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन होंगे। क्रेडिट ट्रांजेक्शन यस डेफिनेटली इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। एक्सटर्नल इंटरनल ट्रांजेक्शन ये भी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन है। तो ऑप्शन डी क्या है? ट्रांजेक्शन विदाउट मॉनेटरी वैल्यू। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को तो आप रिकॉर्ड ही नहीं करते जो ट्रांजेक्शन की मॉनेटरी वैल्यू ना हो। तो क्वेश्चन में लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट एप्लीकेबल, दैट आंसर इज डी, ट्रांजेक्शन विदाउट मॉनेटरी वैल्यू। जिसकी मॉनेटरी वैल्यू आप लोग ना लिख पाओ तो उस ट्रांजेक्शन को आप इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन नहीं बोल सकते। तो फर्स्ट MCQ का आंसर है डी। आप लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते हो और ये डी टिक मार्क करना है आप लोगों को। सेकेंड MCQ, रेंट पेड ₹10,000
व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज इट? रेंट पेड ₹10,000, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज इट? ये कौन सा ट्रांजेक्शन है जो आप क्लियर बोल रहे हो? रेंट पेड यानी कि आपने पेमेंट तो कर ही दिया, इसका मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन तो है ही। अब रेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है, एक्चुअली में रेंट क्या है। रेंट आप कब पे कर रहे हो? जब आपको कुछ ज़रूरत हो, कुछ सर्विसेज, मुझे अगर ज़रूरत है कि मुझे एक क्लास चाहिए या फिर मुझे कुछ नया घर लेना है, रेंट पे चाहिए, तो एक्चुअल में तो वो मेरे लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मेरे लिए एसेट नहीं है या फिर ना ही तो मेरे लिए कोई लायबिलिटी है, ये मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि भाई 1 मंथ का रेंट है तो 1 मंथ के लिए मैं उसे यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। क्लास है तो क्लास को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, हाउस है तो हाउस को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। कई बार ऐसा हो सकता है कुछ भी चीज़ जो आप यूटिलाइज़ कर लो रेंट पे की करने की वजह से, तो ये है सर्विसेज। तो आप देखो अब आंसर क्या रहने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन कैश ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। बी नॉन कैश ट्रांजेक्शन, वो तो आगे रीड भी नहीं करना है क्योंकि नॉन कैश तो है ही नहीं, कैश ट्रांजेक्शन है। सी कैश ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विसेज, डेफिनेटली राइट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कैश ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विसेज। एंड डी कैश ट्रांजेक्शन ऑफ लायबिलिटी, तो सॉरी ये कैश ट्रांजेक्शन ऑफ लायबिलिटी नहीं है। कैश ट्रांजेक्शन ऑफ लायबिलिटी किसे बोलेंगे? अगर आपने गुड्स परचेज किया हो और आपको पेमेंट करना हो, अगर आपने गुड्स परचेज कर लिया है तो आपको अमाउंट पे करनी है अगेंस्ट गुड्स, तो गुड्स के सामने पे कर रहे हो तो इसका मतलब वही लायबिलिटी है। लेकिन रेंट पे कर रहे हो, आप सिर्फ यूज़ कर रहे हो जिस चीज़ के लिए आप रेंट पे कर रहे हो, लेकिन आपको ये चीज़ मिल नहीं रही है, दैट मीन्स दैट इज एन सर्विस। तो MCQ सेकेंड में आपका ऑप्शन रहेगा सी। क्लियर एवरीवन? मज़ा आ रहा है तो 1-2 MCQ और देख लेते हैं। चलो MCQ नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ स्पेशल नेचर? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ स्पेशल नेचर? स्पेशल नेचर क्या है? तो मैंने आज आपको बोला था कैश ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या है, तो ऐसे कोई ट्रांजेक्शन जो स्पेशल कैरेक्टर हो, इसका मतलब आप कैश भी नहीं बोल सकते, क्रेडिट भी नहीं बोल सकते, ऐसे ट्रांजेक्शन को बोलेंगे स्पेशल नेचर ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ट्रांजेक्शन देख लो क्या लिखा हुआ है, गुड्स परचेज ऑफ ₹5,000, गुड्स परचेज ऑफ ₹5,000, ये कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन? तो उसमें मैंने बोला था अगर पर्सन का नेम क्लैरिफाइड हो और कैश क्लैरिफिकेशन ना हो तो उसे आप बोल सकते हो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर पर्सन का नेम क्लैरिफाइड हो और कैश क्लैरिफिकेशन ना हो तो आप उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोल सकते हो। लेकिन ना ही तो पर्सन का नेम क्लैरिफाइड है ना ही कैश क्लैरिफिकेशन है, इसका मतलब फर्स्ट ए गुड्स परचेज ऑफ ₹5,000 दैट इज ए कैश ट्रांजेक्शन। सेकेंड में लिखा हुआ है गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज फ्रॉम बी, पर्सन का नेम क्लैरिफाइड है बी, पर्सन बी, दैट मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन। गुड्स ऑफ 5,000 परचेज्ड थ्रू चेक, चेक यानी कैश ट्रांजेक्शन। एंड डी गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹5,000, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो ये है हमारा स्पेशल ट्रांजेक्शन जिसे आप कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं बोल सकते, उसे बोलना है स्पेशल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन ऑफ स्पेशल नेचर। तो थर्ड में रहेगा ऑप्शन डी। फोर्थ, विच ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज रिलेशन ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स? आज मैंने बोला था कि डेटर्स क्रेडिटर्स रिलेशन कब होगा, जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो अब देख लो कौन सा ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अगले ही ऑप्शंस मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट कैश परचेज ऑफ ₹8,000 दैट इज कैश ट्रांजेक्शन। ऑप्शन सी गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम बी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यस, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप लोगों को सारे MCQ भी समझ में आ गए होंगे, कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बारे में मालूम हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।